गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का नेशनल बजट आज प्रेजेंट किया गया वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इजराइल से कहा है कि ज़रा बच के रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करते हो तो उसके बाद ईरान का भी तुम्हारे ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है और तुम्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर एक भारतीय स्टूडेंट को हथकड़ियां डाल के जिस ढंग से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, ये बड़ी खबर है। लेकिन भारत की सरकार इसके ऊपर चुप है और कोई उन्होंने बहुत बड़ा विरोध व्यक्त नहीं किया, सिवाय कहने के कि हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अमेरिका के सामने तो भारत ने घुटने टेक ही दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में हलचल एकदम से बढ़ गई है। रैलीज के ऊपर और मीटिंग के ऊपर बैन लगा दिया और साथ में मोहम्मद यूनुस की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो बढ़ा दी गई है। सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर, समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आप सबका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा किसी का, लेकिन आप लोग आते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चलिए सबसे पहले हम पाकिस्तान के बजट की बात करते हैं। डॉलर टर्म्स में $62 बिलियन का बजट है ये, $62 बिलियन। और पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 17,60,000 करोड़ का, 17,60,000 करोड़ का। $1 की कीमत जो आज के बजट में बताई गई है 282 रुपीज़ है। $1 इक्वलेंट टू 282 पाकिस्तानी रुपीज़, ये मैं पहले बता दूं। तो टोटल बजट जो है 17,60,000 करोड़ का है। डॉलर टर्म्स में $62 बिलियन का ये बजट है। इसमें करीब 18 से 20% की, 18 to 20% का इंक्रीज डिफेंस बजट के अंदर किया गया है। और उसकी फाइनेंशियल कॉपी देखते ही पता लग गया कि हाँ, ये बजट आईएमएफ के प्रेशर में बनाया गया है। और कमाल की बात है कि लास्ट ईयर ये बजट ज़्यादा था और इस साल कम हो गया बजट। लास्ट ईयर ये 18.78 लाख करोड़ का था, इस साल कम होकर 17.6 लाख करोड़ का हो गया। इसका मतलब करीब 1,20,000 करोड़ एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली, ये पाकिस्तान की करेंसी में ये कम हो गया है। तो ये काफ़ी बड़ा रिडक्शन है और मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर ये रिडक्शन किया गया है। लेकिन ये रिडक्शन होने के बावजूद भी डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी अप हो गया। उसमें बहुत सारे एक की इंडिकेटर्स हैं, जिसमें जीडीपी की ग्रोथ 2.68% एक्सपेक्ट की गई है इस साल, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 0.56%, इंडस्ट्री 4.77%, सर्विसेज 2.9%। पर कैपिटा इनकम, ये आपको इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है डॉलर टर्म्स में 1824। और अगर इसको इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2800 से ज़्यादा है। और करीब इतनी ही पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर तक 2700 जो थी वो बांग्लादेश की भी थी। तो काफ़ी पीछे रह गया पाकिस्तान डॉलर टर्म्स में। सेविंग्स का रेट डाउन हुआ है, थोड़ा सा 14.1% पे आया। इन्वेस्टमेंट 13.8% पे है। इसके अलावा महंगाई काफ़ी है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी इसमें कमी आ सकती है इस साल पाकिस्तान की महंगाई में। साथ में एग्रीकल्चर में उम्मीद है कि 0.56% अप होगा। अनाज बाकी क्रॉप्स जो है -6.82%, लाइव स्टॉक 4.72% अप, फॉरेस्ट्री 3.3% अप, फिशिंग 1.4% अप। तो ये थोड़े से उसके एक प्लस पॉइंट्स हैं, जिसमें सिवाय क्रॉप्स के जो कि 6.82% माइनस के अंदर है। ये मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि क्रॉप्स क्यों डाउन हो रही है। जो क्रॉप्स के अंदर तो बहुत सारे जो डाउनफॉल है उसमें कॉटन -30%, ये मैं भी हैरान हूँ इस पर। वीट -8.9%, शुगर केन -3.9%, मेज यानी कि मक्का -15.4%,
राइस -1.4%। दिस इज शॉकिंग। 6.5% क्रॉप्स का यानी कि एग्रीकल्चर का रिडक्शन होना, दिस इज ह्यूज एक्चुअली। और ये कल्टीवेशन एरिया या कुछ वेदर कंडीशंस या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कॉटन का -30%, वीट का -8.9%, शुगर केन का -3.9%, मेज -15%, राइस -1.4%। इट्स वॉपिंग, एब्सोल्युटली वॉपिंग। मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ। पर कैपिटा इनकम मैंने बताया कि 1824 है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत कम खर्चा है, यहाँ पे कटौती की गई है। हेल्थ के ऊपर टोटल मिला के नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर ओनली 1.4% ऑफ जीडीपी एंड एजुकेशन 2.1% ऑफ जीडीपी। थोड़ा बहुत जो पुशअप आ रहा है इसमें आईटी एक्सपोर्ट्स का है, ट्रेड सरप्लसेस हैं, फ्रीलांस रेमिटेंसेस जो कि थोड़े इनको बचा लेते हैं, टेलीकॉम रेवेन्यूज़ हैं, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर से जो पैसे मिलते हैं वो हैं, और इसके अलावा कुछ और इसके अंदर जो डिफेंस के अंदर करीब करीब 20% का जो इंक्रीज़ है वो मुझे लगता है कि बाकी जगह घटाया गया तो यहाँ पर अप हुआ है, तो लेट देम हैंडल इट। और एक तो 1,20,000 करोड़ तो बजट कम हुआ है और उस पर से 18 से 20% डिफेंस का बजट बढ़ा है, तो ये काफ़ी हद तक उसमें माइनस पॉइंट्स हैं। और क्लियर प्रेशर जो था वो इसके अंदर आईएमएफ का नज़र आया कि ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कहाँ है, मैं वही ढूंढ रहा था। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन पैक्ड बिलो 1 लाख करोड़, तो $3 बिलियन मुश्किल से 3-3.5 बिलियन का टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर होता है। इसमें सड़कें हैं, हाईवे हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल या कॉलेजेस या बिल्डिंग्स, इस पर बहुत कम खर्चा हुआ है। दिस इज अंडर क्लियर कट आईएमएफ प्रेशर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर जो कि है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ईरान की, जिसके ऊपर इजराइल बड़ा हमला करना चाहता है, लेकिन उसको ट्रंप ने रोक कर रखा हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका जिनेवा के अंदर बड़ा दफ्तर है, उनका कहना, उनका एक इंटरव्यू आया है, उनका कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया तो फिर तेहरान का यानी कि ईरान का एटम बम बनाकर यूज करना भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। और ये इंटरव्यू आया उनका जेरूसलम पोस्ट के अंदर, जो कि इजराइल का पेपर है। उनका कहना है कि आप सावधान रहिएगा, ईरान के इरादे भी मजबूत होंगे और उसके बाद इजराइल को वो सब झेलना पड़ सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये IAEA, उनका जो इंटरव्यू आया उसके बंदे का, मिस्टर ग्रासी हैं, वो कहता है कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो काफ़ी एक्सपेंडेड प्रोग्राम है और डीप प्रोग्राम है, और अगर आपने उसको डेमोलिश करने की कोशिश की और उनके सारे के सारे प्रोग्राम्स ज़मीन के अंदर हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप उसको विनाश करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप भी तैयार रहिएगा कि फिर हो सकता है कि आपको भी वो सब झेलना पड़ जाए जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ग्रासी की ये सारे कमेंट्स ऐसे टाइम में आए हैं एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, जब अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं और ओमान उसमें मीडिएशन कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहता कि नेतन्याहू ईरान पर इस समय हमला करें, जबकि उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत एक्चुअली इस समय डेड एंड पे आ चुकी है, उसके आगे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मुझे अमेरिका का प्रपोजल मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी भी पर्दे के पीछे ओमान के थ्रू कुछ बातचीत चल रही है और अभी चैप्टर को क्लोज नहीं किया गया है। जिस दिन चैप्टर क्लोज होगा उस दिन शायद ट्रंप नेतन्याहू को हरी झंडी दे देंगे कि भाई अब तुम जाके वो सब कर लो। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते ही खबर दी थी कि 9 एटम बम्स, अच्छे खासे एटम बम्स ईरान शायद कुछ ही दिनों में तैयार कर सकता है। इतनी कैपेसिटी उसके पास हो गई है, इतना एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास हो गया। और 9 एटम बम पूरे इजराइल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। 3-4 बम ही काफ़ी हैं इजराइल को बर्बाद करने के लिए, तो और कुछ बचेगा नहीं। और 9 चले गए तो इजराइल में एक घास का तिनका भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये बात लिख के रख लीजिए। तो जो एटॉमिक एनर्जी की जो खासतौर से ये जो चेतावनी आई है
ये जो वार्निंग आई है उसको मुझे लगता है नेतन्याहू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अटैक किया ईरान पे तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल सामने खड़ी है। इसके अलावा एक खबर है जो हाँ, भारत के एक स्टूडेंट को हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, उसके साथ एक क्या कहते हैं कि हार्ड कोर क्रिमिनल जैसा एक स्टूडेंट के साथ दरअसल उसके साथ पूरा व्यवहार किया गया और फिर उसको डिपोर्ट भी किया गया है। उसको हथकड़ी लगाकर फर्श पर गिराया गया, उसकी गर्दन को दबाया गया और वो यंग बॉय वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन और ये कहने की कोशिश अमेरिका कह रहा है कि अगर आप इलीगली यहाँ पर आओगे या इलीगली रहने की भी कोशिश करोगे तो हम आपके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका पागल हो चुका है और एक जानवर वाली आत्मा उसके अंदर आ चुकी है और वो लोगों से जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं जब दुनिया के लोग अमेरिका के लोगों के साथ भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगे, तब उनको पता लगेगा। अब अमेरिका का जो एम्बेसी इंडिया में वो कहता है कि जो लीगल तरीके से आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं आएंगे तो हम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो क्या भारत को क्या करना चाहिए फिर? जो एम्बेसी का जो ट्वीट है इट इज़ वेरी डेरोगेटरी कि आप किस ढंग से ह्यूमन वैल्यूज़ को आप डिग्रेड कर रहे हैं और लोगों को ऐसे पूरा का पूरा इंसर्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की कॉन्सुलेट क्या लिख रही है? हमने ये पोस्ट देखी है और हम इससे बड़े दुखी हैं एक्चुअली। और हम जो स्थानीय अधिकारी हैं अमेरिका के, हम उनके संपर्क में हैं और हम भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यार, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। इंडिया के विदेश मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए कि जिस ढंग से हमारे लोगों के साथ पहले 500 लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां लगा के हवाई जहाज भेजा गया था, उसके बावजूद भी भारत जिस ढंग से झुका रहा अमेरिका के सामने और कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि इंडिया ने पूरा सरेंडर कर दिया है। मोदी का सरेंडर बिल्कुल ट्रंप के सामने कंप्लीट हो चुका है और वो अब हम हिंदुस्तानियों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई और खुददार प्राइम मिनिस्टर इंडिया का होता तो शायद हमारी इज्जत बचा लेता है, लेकिन इस आदमी से क्या उम्मीद करना कि ये किसी की इज्जत बचाएगा? इसे तो बचाना है तो अपनी पोस्ट बचाएगा, अपनी जो पदवी है उसकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उसको बचाएगा। वो दूसरों को भला क्यों बचाएगा? उसका क्या लेना देना दूसरे लोगों से? उसका मतलब सिर्फ सत्ता से है और भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता की हवस है उनके अंदर और कुछ नहीं है। उनका इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। एक आखिरी खबर पे आते हैं। बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रीय हलचल जो तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के घर और ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एजिटेशंस, रैलीज और मीटिंग्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है ढाका के आसपास के सभी एरिया में। और लोगों का जाने का रास्ता जो सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे मंत्रालय है, जो जहाँ गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उन सब पर भी वहाँ पर रोक लगा दी कि कोई नहीं जा सकता। यूनुस सरकार को जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मैं बांग्लादेश का बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है जो ढाका से लगता है, ढाका ट्रिब्यून है, द डेली स्टार है, एक बिजनेस स्टैंडर्ड भी है। और डेली स्टार ने बताया है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ढाका के अंदर जो रैलीज हैं, जुलूस हैं, जो मीटिंग्स हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है, उनको प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो समझो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। ढाका में कई जगह जाने के रास्ते सील कर दिए गए हैं, यानी कि जिसमें मोहम्मद यूनुस का अपना जो घर है, जमुना गेस्ट हाउस है, बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट, द गवर्नमेंट ऑफिस आर देयर, और उनको सील कर दिया गया है कि कोई वहाँ पर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता वहाँ पर। और बहुत सारे लोग यूनुस का अभी विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें जिस ढंग से घट रही हैं और जो मीटिंग्स के ऊपर बैन लगाया गया, रैलीज पे बैन लगाया गया, दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस देयर। और जुलाई के महीने में इनका एक चार्टर आने वाला है, मैंने पहले भी बताया था, रिफॉर्म चार्टर आने वाला है। अप्रैल में इन्होंने इलेक्शंस भी अनाउंस किए। तो ये जो चार्टर आ रहा है, ये क्या करना चाहता है? एक रिपोर्ट कल बहुत सनसनीखेज आई थी जो मैंने बताया था कि
जहां पर यह बताया जा रहा है कि यूनुस शायद जुलाई के अंदर संविधान को, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर सकते हैं और खुद को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट आई और उसने मुझे भी शॉक किया कि क्या ये होने जा रहा है। क्या बांग्लादेश के अंदर की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई हैं? ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में थोड़ी सी मेरे अंदर भी चिंता पैदा कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो बढ़ती चली जा रही है और वहां पर जो अनरेस्ट है, लोगों के अंदर जो बेचैनी है, वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द कंडीशंस विच आर डिटीरियोरेटिंग इन बांग्लादेश इन मैनी क्वार्टर्स। तो ये थी हमारी आज की पेशकश दोस्तों, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर अगर आप छोटी सी सपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट हमें अच्छी रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग को आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो आपसे विदा लेते हैं। 9:30 पे हम आपसे मिलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे। देखना मत भूलिएगा, वहाँ भी कुछ और चीज़ें हम लेकर आएंगे आपके सामने और उसका लिंक हमने नीचे यहाँ पर दिया है, तो देखना मत भूलिएगा। 9:30 आपका इंतजार करूँगा और तब तक बहुत बहुत शुक्रिया और गुड नाइट।